हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में रीजनिंग में अपना टॉपिक क्या हो चुका था, डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। डायरेक्शन टेस्ट आपको बहुत ही अच्छे वे से मैंने पढ़ाया और आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में भी आया होगा। आज की क्लास में अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी, और यूनिट का नाम लेने वाले हैं अपन रैंकिंग यानी कि क्या होता है रैंकिंग? क्रम व्यवस्था होती है। क्या होती है? क्रम व्यवस्था होती है। देखो, अपन जब छोटे थे तो जब अपन स्कूल में जाते थे तब अपन को क्या एक कतार में खड़ा किया जाता था। समझ रहे हो इस बात को? तो वहाँ पे आजकल कैसे क्वेश्चन, आजकल क्या बहुत दिनों से चलते आए हुए हैं कि रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखो, वहाँ पे अपन को प्रार्थना के अंदर जब टीचर्स खड़े करते थे तो क्या होता था, एक क्रम होता था। क्या? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके, मतलब कि लेस देन से ग्रेटर देन की तरफ वो एक व्यवस्था के रूप में होते थे। इस क्रम व्यवस्था टॉपिक के अंदर दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन तो ये बनने वाला है कि बच्चों के अंदर जैसे 5-6 बच्चों के नाम दे दिए उन्होंने, और ये बोल दिया कि ये इससे बड़ा है, फिर राहुल इससे बड़ा है, फिर सोनू इससे छोटा है, ऐसे कुछ करके, मतलब कि उनके जो हाइट है उनका रेशियो दे दिया जाए, या फिर वो इससे मोटा है या फिर वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे कुछ करके उनका कंपैरिजन किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे मैंने ये बोल दिया कि एक कतार में 50 लड़के हैं, अगर राहुल आगे से 15वें स्थान पर है तो पीछे से कौन से स्थान पे है, ठीक है। और अगर 2 लड़के हैं कतार के अंदर, वो अपना स्थान चेंज कर लें तो क्या रिजल्ट रहेगा, वो इस कोने से दाएं से किधर हो जाएगा, बाएं से किधर हो जाएगा। वो है सेकंड स्टेप वाले क्वेश्चन। और जो फर्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन है वो हाइट को ले लो, उनके वेट को ले लो, ऐसे कुछ करके होने वाले हैं। जैसे अपन पढ़ेंगे तो उनकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो वर्ड इस्तेमाल होने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक छोटा सा वर्ड भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे, फिर इसके क्वेश्चन पुटअप करेंगे जिससे आपको अच्छे से आ जाए। तो देखो, अपना आज का नया टॉपिक है क्या? रैंक हो गया, ING और लगा दो, रैंकिंग हो गया, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बोलना चाहोगे आप तो इसको बोलेंगे क्रम व्यवस्था। और एग्ज़ाम के अंदर 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यानी कि आज की क्लास और कल वाली क्लास आपने ले ली तो आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? देखो, क्रम व्यवस्था टॉपिक है अपना, अपन इसको पढ़ेंगे, अब बहुत ही अच्छे वे से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो A है वो कॉमा B से बड़ा है। मैंने ऐसे बोला आपको कि जो A है वो B से बड़ा है। इट मीन्स आप क्या समझे? A इज ग्रेटर देन B। सही है बात? अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे समझ लो कि A बड़ा है फिर B छोटा है। दूसरी बात मैं पढ़ रहा हूँ, A B से बड़ा ऐसे लिखा जाएगा ना, हाँ, बड़ा है जो C से छोटा है। अब इसमें क्या करोगे बताओ जल्दी से? मैंने लिखा A B से बड़ा है जो C से छोटा है। अब देखो, आप इसको तो कर लोगे, मुझे पता है क्या करने वाले हो। A इज ग्रेटर देन B, बड़ा ही सिंपल है, A इज ग्रेटर देन B। अब देखो, ये वर्ड आ गया कि जो C से छोटा है। कौन? A या B? कंफ्यूज हो गए कि आप क्या करने वाले हो? आप बताओ, A के लिए यूज हुआ है या फिर B के लिए यूज हुआ है? तो हमेशा ये और हमेशा याद रखना, जो वर्ड है, जो, ठीक है। एक वो जो होता है खाद्यान्न वाला जो होता है ना, वो जो, उसमें डबल मात्रा और इसमें सिंगल मात्रा, ठीक है।
सभी को साथ लेके चल रहे हैं अपन, जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लियर करते चल रहे हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, जो दैट की क्या है, सी से छोटा है। तो याद रखना, जो वर्ड अगर यूज हो रहा है तो वो किसके लिए होगा, सेकंड वाले बंदे के लिए। यानी कि ऐसे देखना कि इससे सबसे नज़दीक में कौन है, बी। तो जो बी किससे छोटा है, सी से, तो सी इज ग्रेटर देन बी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि इसका मुख जिधर खुला है वो बड़ी वैल्यू होगी, और जिस तरफ ये चोंच है वो क्या होगी, छोटी वैल्यू होने वाली है। इस बात का तो आपको नॉलेज होगा बेसिक सा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। सेकंड वाला, ए इज ग्रेटर देन बी, फिर यहाँ पे कॉमा लग गई, या फिर जो सी से छोटा है। तो जो वर्ड किसके लिए यूज होगा, बी के लिए, हमेशा और हमेशा याद रखना। अब आगे वाला, थर्ड वाला क्या, ए इज ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा है। ठीक है, कुछ भी 3 वर्ड लिख रहा हूं मैं, लेकिन, किंतु, ये ऐसे है ना कोष्टक में, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, परंतु ऐसे लिखा जाता है, परंतु सी से छोटा है, सी से छोटा है। अब इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे क्या होने वाला है। इतना तो मुझे भी आता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसमें क्या करने वाले हो ये बताओ, ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन, किंतु, परंतु सी से छोटा है। एक बार इनको भूल जाओ, ए बी से बड़ा है, लेकिन, अब लेकिन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, इस ए के लिए हुआ है। देखो, सेंटेंस को अगर आपको बढ़िया हिंदी आती है, शुद्ध हिंदी आती है ना, तो आप समझ जाओगे सेंटेंस को पढ़ के। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ऐसे सोच के देखो किसके लिए बातें हो रही है, ए के लिए। ध्यान से सुनो, ए बी से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। इट मीन्स जो सी है वो क्या है, इन ए से क्या है, बड़ा है। देखो ध्यान से, ए बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है। समझ रहे हो इस बात को, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। यानी कि आपको लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे वर्ड दिखाई दे तो क्या करना, ए को एक के साथ कंपैरिजन हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को। दूसरी बात, अगर आपको जो दिखाई दे इसका मतलब ये बी के साथ कंपैरिजन हो रहा है। देखो, कंपैरिजन होगा तो 2 वस्तुओं में हो सकता है, 2 व्यक्तियों में हो सकता है, यानी कि 2 के बीच में ही होता है कंपैरिजन। लगभग क्या होता है, 2 में ही डील होती है। जैसे चुनाव होते हैं अपने, तो चुनाव के अंदर 5 लोग भाग लेते हैं। 5 हो गए क्या, ये लो 5 हो गए। बट लास्ट में जो लास्ट स्टेप आती है वो कंपैरिजन किनके मध्य बचता है, 2 कैंडिडेट, यानी कि 2 उम्मीदवार के बीच में ही बैंकर वाला चुनाव होता है। उसी प्रकार से अगर कंपैरिजन भी होगा तो 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाला है। एक और लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, क्या, 4 नंबर लिख रहा हूं, क्या, ए, ठीक है, बी से, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, ठीक है, जितना सी है। देखो इसको और पढ़ो, ए बी से बड़ा नहीं है जितना सी है। तो देखो ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि ए क्या होगा, सी से, सॉरी, ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होने वाला। ए बी से बड़ा नहीं है, इट मीन्स ए बी से छोटा है जितना सी है। अब देखो ए है वो बी से बड़ा नहीं है, समझ गए इस बात को, जितना सी है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप, ए, सेंटेंस गलत लिख दिया गया, हाँ, इसको ऐसे थोड़ा सुधार करो इसमें, ए
ए बी वाला रहने दो, आप ऐसे समझो कि ए उतना बड़ा नहीं है। हाँ, ए उतना बड़ा नहीं है, ऐसे जमा लो कुछ। ए उतना बड़ा नहीं है जितना सी है, तो क्या करने वाले हो यहाँ पे क्या करने वाले हो, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन ए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला सेंटेंस है, थोड़ा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं वो 3 को लेके चल रहा था लेकिन वो बना नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें 2 ही बातें आई हैं अपने पास कि कौन से बंदे के साथ क्या वर्ड इस्तेमाल होगा, तो उसका कंपैरिजन होने वाला है। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए क्या है, बी से बड़ा है, इसमें बोल रखा है। ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है, यानी कि जो ए है वो बी से तो बड़ा है, लेकिन जो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बी के लिए। ठीक है, जो सी से छोटा है। तो देखो ए बी से बड़ा दिखाई दे रहा है और जो बी है वो सी से छोटा है। थर्ड वाला, ए बी से बड़ा है लेकिन किंतु परंतु सी से छोटा है, तो आपको क्या याद रखना है, सी इज ग्रेटर देन ए और ए इज ग्रेटर देन बी। फिर आगे चलो, फोर्थ नंबर, ए उतना बड़ा नहीं है जितना सी है। ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तब पुटअप किया है इनको कि ए उतना बड़ा नहीं है जितना सी है। तो देखो सी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि क्या हो गया, सी बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, ए से बड़ा हो गया। तो अपन ने अभी तक 2 बातें सीखी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं दोनों ही। क्या हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर, सबसे पहली बात, अगर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन में सेंटेंस है और सेंटेंस के अंदर अगर आपको क्या दिखाई दे, ओनली फॉर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, क्या वर्ड, जो, तो वो क्या होगा, पहले वाले बंदे से को तो भूल जाओ आप, सेकंड वाले बंदे के लिए यूज होगा। या फिर जो से इधर चलोगे तो इसके पास में कौन है, बी पहले, तो इसके साथ यूज करना है, यानी कि जो वर्ड है वो किस पे अप्लाई करोगे, जो के पास में उसके साथ अप्लाई करोगे। फिर सेकंड बात, अगर आपको सेंटेंस में किंतु परंतु लेकिन ये वर्ड मिल जाए तो ये किसके लिए यूज करोगे, ये पहले वाले जो बंदा है उसके लिए आप यूज करने वाले हो। फिर थर्ड बात, इसका तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि सी है, इट मीन्स ए छोटा है किससे, सी से। तो ये सिंपल सी बात हो गई, आपको 2 बातें मैंने बताई हैं। अगर आपने ये 2 बातें सीख ली तो इसका 50% सिलेबस आपने कवर कर लिया। मात्र और मात्र आपको सेंटेंस में जो लैंग्वेज है उसको कैच करना है और सॉल्यूशन करना है। अब करते हैं अपन इसके कुछ क्वेश्चंस। रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था, यही क्रम व्यवस्था होने वाली है, उसको हाइट से, उसके वेट से कैसे भी कंपैरिजन करवा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और क्या है, बड़े ही सिंपल होने वाले हैं। तो चलो अपन पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन फाइंड आउट करते हैं अपना आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और इसको फाइंड आउट करते हैं। बड़ा ही सिंपल होने वाला है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। सुरेश दिनेश से अधिक भारी है, दिनेश रमेश से कम भारी है, सुरेश महेश से कम भारी है। यदि रमेश महेश से अधिक भारी है तो सबसे हल्का कौन है। तो आज की क्लास में अपन ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप फाइंड आउट करोगे और एग्जाम के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन अधिकांश बार पूछा जाता है। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं। सुरेश को अपन एस से लिख देंगे, दिनेश को डी से लिख देंगे और दिनेश है क्या, दिनेश को भी डी से, आर से रमेश हो गया, सुरेश का एस हो गया, महेश का एम हो गया, रमेश का आर हो गया, महेश एम हो गया। और क्या है, अपन से पूछा है कि सबसे हल्का कौन है। तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, सुरेश दिनेश से अधिक भारी है। सुरेश दिनेश से क्या है, अधिक भारी है। समझ रहे हो, यानी कि सुरेश इज ग्रेटर देन दिनेश, ये बात है।
तो देखो मैं ऊपर की साइड ले रहा हूँ भारी व्यक्तियों को और नीचे की साइड लूँगा जो हल्के हैं वेट में। आगे पढ़ो, ये हो गया दिनेश रमेश से कम भारी है। जो दिनेश है वो रमेश की अपेक्षा कम भारी है। तो देखो रमेश कहाँ कहाँ आ सकता है, रमेश यहाँ आ सकता है, रमेश कहाँ आ सकता है, रमेश यहाँ आ सकता है। जब तक अपन को वेरीफाई नहीं हो कि वो किससे कितना ज़्यादा भारी है तब तक अपन उसको लगा नहीं सकते, क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि रमेश है वो इस दिनेश से क्या है, बड़ा है या फिर भारी है। तो अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा कहाँ होने वाला है, इसलिए इस रमेश को अपन ने दो जगह रख दिया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब देखो अपन ने कितनी लाइनें पढ़ ली, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। फिर आगे पढ़ो, सुरेश महेश से कम भारी है। जो सुरेश है वो महेश से कम भारी है। महेश को ऊपर ही ऊपर रख दो, क्या पता रमेश की वैल्यू यहाँ पे हो या फिर रमेश की वैल्यू यहाँ पे हो, बट इतना तो कन्फर्म है कि सुरेश से जो महेश की वैल्यू है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, ग्रेटर देन है, ज़्यादा है। फिर आगे चलो, कम भारी है, ठीक है। यदि रमेश महेश से अधिक भारी है, यानी कि रमेश की वैल्यू ना तो यहाँ होने वाली है और ना ही रमेश की वैल्यू यहाँ होने वाली है। रमेश की वैल्यू कहाँ होने वाली है, सबसे ऊपर होने वाली है। अपन से पूछा है दो सबसे हल्का कौन है, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। देखो सुरेश दिनेश से अधिक भारी है, सुरेश दिनेश से अधिक भारी है। दिनेश रमेश से कम भारी है, दिनेश है वो रमेश की तुलना में कम भारी है। सुरेश महेश से कम भारी है, जो सुरेश है वो महेश से कम भारी है। यदि रमेश महेश से अधिक भारी है, रमेश है वो क्या है, महेश से अधिक भारी है, तो सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का कौन है, सबसे नीचे वैल्यू किसकी है, दिनेश की। और ये पूछ लिया जाता कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन है, रमेश। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अपन को क्वेश्चन की हर जैसे स्ट्रक्चर है उसमें से सेंटेंस लेना है और उस सेंटेंस की सहायता से अपन को पुटअप करते चलना है। देखो आप इसको ऐसे भी जमा सकते थे, डी इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन आर। आप इसको ऐसे भी जमा सकते थे, समझ रहे इस बात को। बट इस तरह से जमाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन इजी होगा, फास्ट होगा, गलती होने के चांस बहुत ही कम होने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो अपन फाइंड करते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले वाला था, बस सेंटेंस का ध्यान रखना। जो सेंटेंस में वर्ड यूज हुए हैं उनका तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पहली लाइन पढ़ो, रामजस प्रदीप से लंबा है। देखो रामजस को मैं ऊपर ही ऊपर रख रहा हूँ, रामजस क्या है, प्रदीप, प्रदीप से क्या है, लंबा है, लंबा हो गया, ठीक है। जो कि शीशराम से छोटा है। अब मैंने आपसे दो बातें कही थी, अगर आपको सेंटेंस के अंदर जो वर्ड दिख जाए तो वो क्या है, जो के पास वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, और जो किंतु परंतु लेकिन वर्ड यूज हो तो ये पहले वाले बंदे के लिए इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है तो ये प्रदीप के साथ लगेगा। जो प्रदीप है वो शीशराम से छोटा है। देखो शीशराम को आप यहाँ रख लो, शीश राम ऊपर भी रख सकते हैं, क्या ऊपर भी रख सकते हैं, अपन अभी कंफर्म नहीं है। इतना हो गया अपना क्वेश्चन। बबलू विमल से लंबा है। अजय देवगन वाली विमल है ये, है ना, अजय देवगन वाली विमल है। जो बबलू है वो विमल से लंबा है। देखो बबलू, बबलू क्या है, विमल से लंबा है, ठीक है। इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक अपन को ये नहीं पता कि ये किससे लंबे हैं या फिर छोटे हैं। क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कंप्लीट। परंतु प्रदीप से छोटा है। अब देखो परंतु किंतु लेकिन वर्ड मैंने बोला था ये पहले वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होंगे, तो ये किसके लिए,
बबलू के लिए इस्तेमाल होंगे और बबलू से प्रदीप क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि प्रदीप से बबलू क्या है, छोटा है। तो ये हो गया इस्तेमाल। शीशराम रामजस से छोटा है, शीशराम रामजस से छोटा हो गया। तो यहाँ पे प्रदीप आ गया, फिर बबलू आ जाएगा, फिर विमल आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देख लो, ध्यान से सुनो। रामजस प्रदीप से लंबा है, रामजस है वो प्रदीप से लंबा दिखाई दे रहा है। जो वर्ड किसके लिए यूज होगा, प्रदीप के लिए। जो कि शीशराम से छोटा है, शीशराम से छोटा दिखाई दे रहा है, कौन, प्रदीप। आगे चलो, बबलू विमल से लंबा है, बबलू है वो विमल से लंबा दिखाई दे रहा है, परंतु वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, बबलू के लिए। परंतु प्रदीप से क्या है, छोटा, तो प्रदीप से छोटा हो गया। शीशराम रामजस से छोटा है, ये भी कंफर्मेशन मिल गई कि शीशराम रामजस से बड़ा या फिर छोटा है, तो क्या है, छोटा ही है। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, रामजस है। अगर आपसे पूछा जाता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, विमल है। ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया और ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। ये लो, सबसे बड़ा रामजस, रामजस भी नहीं है भाई, रामजस। सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या होता है, ये वाला, समझ गए आप। ठीक है, तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए। दोनों क्वेश्चन में मैंने जो आज की क्लास में पढ़ाया था बेसिक, वो दोनों कंप्लीट हो गए। मैंने 2 ही वर्ड बताए थे आपको कि एक तो इसका ध्यान रखना और एक इसका ध्यान रखना। अगर आपने इनमें 19-20 कर दी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे है, ए बी का अनुसरण कर रहा है, सी ए और बी के बीच में है। बताइए कि कतार के मध्य कौन है। आपको यह भी बताना है कि कतार में सबसे आगे कौन है और सबसे पीछे कौन है। देखो पढ़ो, डी है वो ए से आगे है, डी है वो ए से क्या है, आगे है। इतना स्पेस में क्यों छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इनके बीच में भी कोई व्यक्ति आ सकता है। हाँ, आप तो एक काम करो, इसको पॉज कर दो और करने की कोशिश करो, ठीक है ना। कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना। आज मैं ये बात तो भूल ही गया आपसे कि इसको वीडियो को रोकने के बाद आप इसका सॉल्यूशन करने वाले हो फिर, ठीक है। कोई बात नहीं, आप समझदार हो, आप कर लोगे। पहली बात अपन ने पढ़ ली कि जो D है वो A से क्या है, आगे है, यानी कि ग्रेटर है इससे। E B का अनुसरण कर रहा है। अनुसरण करना मतलब कि किसी को फॉलो करना, यानी कि B आगे जा रहा है तो E उसके पीछे पीछे चल रहा है। इट मीन्स क्या रिजल्ट आने वाला है, ये वाला रिजल्ट आने वाला है। E आगे चल रहा है और जो B है वो इसके पीछे पीछे चल रहा है, ठीक। C है वो A और B के बीच में है, A और B के बीच में है। अब देखो इसको कैसे आप लगा सकते हो, 2 तरह से लगा सकते हो। पहला, अगर मैं E B C रख दूं, क्या रख दिया मैंने, C A और B के बीच में है, तो ऐसा बन सकता है क्या। या फिर दूसरा ऐसे करते हैं अपन, क्या, D, ठीक है, फिर B D A और फिर E, फिर C और क्या लिख दें, B लिख दें। तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। E का अनुसरण कर रहा है, यानी कि E कहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। देखो दोबारा पढ़ो, 5 व्यक्ति एक सड़क पे टहल रहे हैं। डी ए से आगे है, डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, यानी कि ये दोनों बातें सही है कि जो डी है वो ए से क्या है, आगे है, और जो ई है वो बी का अनुसरण कर रहा है। अच्छा, ई कर रहा है किसका, बी का। तो ये लो, ऐसे होगा, समझ रहे हो, ये वाला होगा। अपन ने उसको गलत लिख दिया, ये लो, ठीक है।
इसको भी अपन क्लोज कर देते हैं। इतनी ही बातें हुई हैं अभी। अपन की डी है वो ए से आगे है और ई है वो बी का अनुसरण कर रहा है। अपन ने ई अपॉन बी रख दिया। अब देखो सी है वो ए और बी के बीच में है। देखो अब क्या बन सकता है, सी बी ई रख दो तो अपना क्या बन गया है, यहाँ से पूरा फॉर्मेट डी ए सी बी ई बन गया। यही बना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अगर ये फॉलो होता है तो। देखो 5 व्यक्ति हैं, डी ए से आगे दिखाई दे रहा है, आगे ई बी का अनुसरण कर रहा है, ई है वो बी के पीछे पीछे चल रहा है, सी है वो ए और बी के बीच में। बताइए कि कतार के मध्य में कौन है। मध्य का मतलब बीच में कौन है, सी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी तो क्या हो गया, कतार के बीच में। सबसे आगे की बात कर ले तो डी है सबसे आगे, और सबसे पीछे की बात कर ले तो सबसे पीछे कौन है, ई है। तो एक क्वेश्चन में वो अपन से कितने क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, 3 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ऐसे भी बोल सकता है वो कि आगे से दूसरे स्थान पे कौन है, तो आगे से दूसरे स्थान पे कौन है, ए है। फिर बोल दे कि पीछे से चौथे स्थान पे कौन है, तो पीछे से चौथे स्थान पे भी कौन है, ए ही होने वाला है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पुटअप कर सकता है, बट अपन को ये स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे और एक आगे वाला क्वेश्चन, उसके बाद में ये टॉपिक ख़त्म होता है आपका और रैंकिंग का 50% कवर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत ही अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होने की व्यवस्था हो। अब देखो अपना सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये अपना लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसको फाइंड आउट करो। ये क्या बोल रहा है, एस छोटा है ए से लेकर लंबा है वी से, टी छोटा है आर से लंबा है एस से, ए लंबा है टी से लेकिन छोटा है आर से, सभी को लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ए टी आर वी एस, सेकेंड ऑप्शन आर ए टी वी एस, थर्ड ऑप्शन आर टी ए एस वी और फोर्थ ऑप्शन है आर टी एस वी। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मान लो आपने रैंकिंग के सारे क्वेश्चन, मतलब कि 50% जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे कर लिए। तो वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो कैसे फाइंड आउट करते हो आप। तो चलो आपने फाइंड आउट कर लिया होगा क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज भी किया होगा और अच्छे से ईमानदारी से क्वेश्चन को किया भी होगा। अब देखो अपन करते हैं इसको। ये बोल रहा है एस छोटा है ए से, यानी कि एस छोटा होने वाला है किससे, एस से, ठीक है, लेकिन लंबा है वी से। लेकिन किसके लिए यूज होगा, पहले वाले इंसान के लिए। पहले वाला इंसान कौन है, एस, तो वी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको और नहीं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2-4 बार आपको बता दिया है। टी छोटा है आर से लेकिन लंबा है एस से। देखो जो टी है वो छोटा किस से है, आर से, ठीक है, लेकिन लंबा है किस से, एस से। तो ये क्या हो गया, ये वाला सेंटेंस। देखो अब ये बना तो ये कहाँ कहाँ बन सकता है, ए को और ऊपर ले जा सकते हो आप, ठीक है, आर टी ऐसे बन सकता है, समझ रहे हो। आगे चलो, ए लंबा है टी से, ए लंबा है टी से लेकिन छोटा है आर से। तो देखो ए है वो कहाँ आएगा, ए आएगा यहाँ पे, आर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब देखते हैं इतने ही बंदे थे क्या, हाँ इतने ही बंदे थे। अब इनको व्यवस्थित करते हैं अपन। देखो एस छोटा है ए से, एस ए से छोटा दिखाई दे रहा है, सही है, लेकिन किसके लिए यूज हुआ है, एस के लिए। एस लंबा है किससे, वी से, लंबा दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलो, टी छोटा है आर से, टी है वो छोटा दिखाई दे रहा है किससे, आर से, लेकिन लंबा है एस से। टी लंबा होना चाहिए किससे, एस से, ये बात भी सच है।
ए लंबा है टी से, ए लंबा है टी से, लेकिन छोटा है आर से, छोटा है आर से। तो अपना यही मेथड बनने वाला है। ये क्या है, सबसे लंबा, ऊपर वाला क्या है, सबसे लंबा, और ये है सबसे छोटा, क्या है, सबसे छोटा। बीच का कौन है, टी है, ये कौन है, बीच में है, ठीक है, बीचों बीच है। अपन से क्या पूछा है, आरोही क्रम। देखो दो क्रम होते हैं, कौन से, एक तो आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। गणित पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासों में। आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो वो आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटा, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द है। देखो आपको हिंदी भी सिखा रहा हूँ मैं साथ साथ में। छोटे का विलोम बड़ा होता है, आरोही का विलोम अवरोही होता है। तो देखो बड़े से छोटा गिनना है अपन को, तो ये हो जाएगा अपना आर ए टी एस वी, आर ए टी एस वी, आर ए टी वी एस वी होना चाहिए, आर ए टी एस वी। तो अपना 4 नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन सही होने वाला है। और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छे वे से क्वेश्चन फाइंड आउट करवाए हैं मैंने, आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में भी आए होंगे। आई होप समझ रहे हो इस बात को। अब इसी रैंकिंग टेस्ट का, इसके साथ आप टेस्ट जोड़ सकते हो ना, रैंकिंग टेस्ट। इसी का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, वो पंक्ति में बंदों को बिठाएंगे, उनका क्रम चेंज करेंगे, उसका आगे से काउंटिंग करेंगे, पीछे से काउंटिंग करेंगे, उनके बीच में कितने कैंडिडेट हैं, वो पार्ट अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक्स।